नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मल्होत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। आज शाम के 6 बज गए हैं और दिन भर की अपडेट आज दिन भर की इस बुलेटिन में आपके साथ साझा करेंगे। देखिए, हिमाचल में उपचुनाव चल रहे हैं, इसलिए चाहे वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हों, चाहे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हों, चाहे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री हों, सभी का जो अभी का मूवमेंट है वो सारा चुनाव से रिलेटेड है। और चुनाव प्रचार का क्योंकि आखिरी दौर है, इसीलिए इस चुनाव प्रचार में सभी व्यस्त हैं। लेकिन इस सब के बावजूद अभी भी जो सरकारी सेक्टर में अभी यहाँ जो फाइल मूवमेंट है, डिसीजन मेकिंग है, वो इंतज़ार कर रही है कैबिनेट की अगली बैठक का जो होगी, और उसके बाद ही पता चलेगा कि किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और जो बाकी डिसीजन जिनका इंतज़ार किया जा रहा है वो डिसीज़न कब तक हमारे सामने आएंगे, खासकर जो नई नौकरियों से रिलेटेड हैं या भर्ती प्रक्रिया से रिलेटेड हैं, क्योंकि बहुत सारे मामले चाहे वो पुलिस भर्ती का हो चाहे बाकी हो, वो इंतज़ार में अभी भी रुके हुए हैं। इन सब के साथ साथ आज जो इस बुलेटिन के ज़रिए आपको जानकारी देनी है वो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट की जगह नई पॉलिसी का जो इंतज़ार हो रहा है, उस पॉलिसी में क्या नई चीज़ें सरकार ले सकती है या पॉलिसी वो कौन सी होगी। क्योंकि जो प्री नर्सरी टीचर के लिए अभी आउटसोर्स का मोड सरकार ने लिया है, इसके बाद जो प्रशासनिक ट्रिब्यूनल बन रहा है जिसको दोबारा से बहाल किया जा रहा है, उसमें भी जो स्टाफ है वो आउटसोर्स से ही लिया जा रहा है। तो ये एक क्या ये रूटीन की हैबिट एक बनेगी या फिर कुछ और चीज़ इसमें होगी, उसको लेकर आने वाले दिनों में कुछ चीज़ें चेंज होंगी और आज हम इस बारे में एक अपडेट आपको देंगे। कैबिनेट की बैठक जैसे ही 10 तारीख को वोटिंग हो जाती है तो 11-12 के आसपास करने की तैयारी है, लेकिन अभी फाइनल डेट तय नहीं हुई है। लेकिन इस कैबिनेट से ठीक पहले आज शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बैठक की है अपने सेक्टर को लेकर, या आप कहिए कि एजुकेशन विभाग को लेकर, और उसमें कुछ बड़े फैसले किए हैं और उन फैसलों की जानकारी है जो आज हम आपको देंगे। नई नियुक्ति जेबीटी और टीजीटी की जो पेंडिंग है उसमें क्यों जो मंत्री ने फाइल वापस लौटा दी है वो आपको बात बताएंगे, और साथ में ये भी बताएंगे कि जो प्रमोशन के मामले हैं उनको लेकर क्या डायरेक्शन दी है। और इसी के साथ जो बाकी पेंडिंग मसले चल रहे थे, चाहे वो स्कूल कंसोलिडेशन का हो या फिर मर्जर को लेकर हो, रैशनलाइजेशन को लेकर हो, उनमें क्या हुआ है। क्योंकि एक ब्रेक के बाद शिक्षा मंत्री वापस आए हैं, आज एक तरह से रिव्यू मीटिंग थी, और क्योंकि कैबिनेट की बैठक आगे होनी है इसलिए जो मामले कैबिनेट में भेजे जाने हैं उनकी बात भी आज हुई है, जिसमें स्पेशल एजुकेटर्स की भर्ती को लेकर भी बात हुई है। और ये सारी जानकारी हम एक एक करके आज आपको देंगे कि नई जो भर्तियां हैं, नई जो पोस्ट क्रिएट हो रही है वो किस किस में हो रही है। ईडी की रेड चल रही है, इनकम टैक्स से शुरुआत हुई थी और ये नादौन में स्टोन क्रशर हैं उनको इसमें लक्ष्य बनाया गया है, और इसमें आज आपको हम एक क्रेडिबल इनपुट देंगे। वैसे इससे पहले जो हमीरपुर में जो सोने के कारोबारियों पर या जो शराब कारोबारियों पर रेड हुई है इनकम टैक्स की, उसमें सीजर रिपोर्ट क्या है और वो सारी चीज़ों को बड़ा सीक्रेट रखा गया है। आज भी ये पिछले 2 दिन की जो रेड थी नादौन में स्टोन क्रशर को लेकर, जो 2-3 कारोबारी इसमें हैं, उसमें क्या तलाश कर रही है ईडी, वो एक इंपॉर्टेंट बात है। और हिमाचल में चाहे ईडी का विंग हो चाहे इनकम टैक्स का हो, इसको क्यों इससे अलग रखा गया वो भी आज आपको जानकारी देंगे। नई भर्तियों की फाइल, बेसिकली ये फाइल आरसीए की है, राज्य चयन आयोग की, जो नई जो सीबीटी के लिए एजेंसी ढूंढ रहा है, वो फाइल क्यों उलझ गई है वो बताएंगे आपको। एक साथ में बात करेंगे दागदार टेंडरों की, ऐसे टेंडर की जिस पर पहले से ही शक है या जिस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। ऐसे टेंडर की प्रक्रिया से 2 तरह की चीजें आज सामने हैं। एक तो ये कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जो सीनियर ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं वो टेंडर की जो प्रक्रिया है उसको क्लीन नहीं रख पा रहे हैं, और जो जूनियर अफसर हैं, चाहे इसमें आईएएस हो चाहे एचएएस हो, वो फाइल पर लिखने के बजाय या अपोज करने के बजाय टेंडर से भागने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम आपको 3 एग्जाम्पल इसके देंगे, और 2 टेंडर के 3 अफसर, और साथ में जो ये टेंडर हैं ये विवाद क्यों है विवाद में, और राज्य सरकार के जो टेंडरों की जो डॉक्यूमेंटेशन है या डॉक्यूमेंट्स हैं इस टेंडर्स की, वो कैसे बीजेपी के नेताओं तक पहुंच रही है, ये भी एक इसमें सीरियस सवाल है। लेकिन इस पर आज बात करना जरूरी है क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के बिहेवियर को ये चीज बताती है।
पॉलिटिशियन को लेकर हम बार बार बात करते रहते हैं, पॉलिटिशियंस का अपना एक काम करने का दायरा है, लेकिन जब ब्यूरोक्रेसी में भी इस तरह से होना शुरू हो जाए तो उसकी बात करना ज़रूरी है। नीट की जो पीजी एग्ज़ाम की नई शेड्यूल आ गया है, दूसरे शेड्यूल की बात करेंगे, जो नीट एग्ज़ाम है उसका, एचपीयू के रिजल्ट की बात करेंगे, एक पीजी का शेड्यूल चेंज हुआ है उसकी बात करेंगे, एचआरटीसी पेंशनर भड़के हैं, आपको पता है इनको पेंशन नहीं मिल रही, ओल्ड पेंशन दे दी है सरकार ने लेकिन पेंशन नहीं दी जा रही, और इसीलिए जिनको पहले से ओल्ड पेंशन मिल रही थी उनकी ओल्ड पेंशन भी मारी गई ये नए ओपीएस के चक्कर में। और इसीलिए इस चीज़ को समझना ज़रूरी है, क्या फ्यूचर में ये एचआरटीसी का जो फॉर्मूला है ये इससे बाहर भी जा सकता है कि नहीं। बिजली बोर्ड में अभी मिली नहीं, लेकिन एचआरटीसी का जो एग्जाम्पल है वो क्या संकेत कर रहा है वो बताएंगे आपको। जिला परिषद चेयरमैन चुनाव लाहौल स्पीति की बात है, जहां जिला परिषद अध्यक्ष जो हैं वो एमएलए बन गई हैं, लेकिन वहां नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पा रहा, उसकी बात करेंगे। 5 जिलों में बाढ़ का खतरा है, ये अलर्ट घोषित हुआ है फ्लैश फ्लड का, वो बात करेंगे। और 2 जिले अभी से प्रभावित हो गए हैं बरसात के कारण, और हैरानी की बात यह है इनमें 2 प्रोमिनेंट जिले हैं, मंडी और कुल्लू, और इनकी भी बात करेंगे। राज्य सरकार की मशीनरी जो काम कर रही है बरसात के लिए, जो तैयारी भी करती है, वो किस तरह से काम कर रही है वो एक एग्जाम्पल भी है। देखिए अभी बरसात को शुरू हुए टेंटेटिव डेट इन्होंने जो बरसात की है वो आप जून का लास्ट वीक या लास्ट के 2 दिन मान लीजिए, उससे लेकर अब तक 5 जुलाई तक मंडी का हालत यह है कि 55 सड़कें मंडी जिला में ही बंद हैं, और इनमें से सबसे ज़्यादा 14 सड़कें जो हैं वो सरकाघाट डिवीज़न में बंद है, सब डिवीज़न में। ये एक गंभीर विषय है। 7 सड़कें करसोग में बंद हैं, 20 सड़कें पद्दर में, सबसे ज़्यादा पद्दर में हैं, दूसरे नंबर पर सरकाघाट है और तीसरे नंबर पर करसोग है। टोटल 55 सड़कें मंडी जिला में बंद हो गई हैं बरसात की पहली बारिश से ही, आप ये मान सकते हैं। कुल्लू की बात करें तो कुल्लू में, सब डिवीज़न कुल्लू में ही 33 डीटीआर जो डिस्ट्रीब्यूशन जो ये ट्रांसफार्मर होते हैं ये ठप हैं, मतलब बिजली की हालत वहाँ ख़राब है। अभी बरसात शुरू हुई है, अभी ना तो बरसात में जो ब्यास नदी है उसमें पानी चढ़ा है, ना उस तरह का नुकसान हुआ है, उसके बावजूद मंडी और कुल्लू में हालत ख़राब है। दोनों जिलों के एडमिनिस्ट्रेशन को इस पे ध्यान देना चाहिए कि ये दिक्कतें इस तरह की क्यों आ रही हैं। दूसरी तरफ इसके बाद अगर मौसम की प्रेडिक्शन की बात करें तो जो ऑरेंज अलर्ट है वो तो अब मौसम विभाग का आपको पता है बरसात में कंटिन्यू एक तरह का रहता है, येलो खासकर ऑरेंज कर दिया है उसके बाद, लेकिन 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट के साथ फ्लैश फ्लड की चेतावनी है। कल मंडी शिमला सिरमौर में थी, आज जो चेंज होके मंडी शिमला सिरमौर कांगड़ा कुल्लू किन्नौर भी इसमें ऐड हो गया है। और अगर किन्नौर में भी फ्लैश फ्लड की चेतावनी है तो आपको इसको सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ अर्ली माउंटेन्स हैं, वहाँ नुकसान ज़्यादा वैसे ही होता है अगर बारिश हो जाए। अगले 24 घंटे तक ये अलर्ट बना रहेगा, नुकसान बना रहेगा और इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। पूरे प्रदेश की बात करें तो अभी भी 77 सड़कें, 77 सड़कें, 236 ट्रांसफार्मर 24 घंटे के दौरान बाधित हुए हैं, और इनमें से कुछ को बहाल कर लिया गया है, लेकिन अधिकांश जो हैं वो अभी भी काम नहीं कर रहे हैं। अगली बात करें इसके बाद तो वो है जिला परिषद चेयरमैन का चुनाव। देखिए लाहौल स्पीति में अनुराधा राणा जो हैं वो एमएलए बन गई थी, जिला परिषद चेयरमैन थी, वहां आज चुनाव रखे गए थे, कोरम पूरा हुआ नहीं, 5 ही लोग आए जबकि 9 चाहिए थे। अब वहां डीसी जो हैं उन्होंने 11 तारीख को चुनाव रखा है, उसमें कोरम भी 50% हो जाता है 2/3 के बजाय, और नए अध्यक्ष का, चेयरपर्सन का इसलिए वहाँ इलेक्शन ज़रूरी है क्योंकि लाहौल स्पीति में जो फंड्स हैं वो बहुत सारे रुके हुए हैं, जब तक अध्यक्ष नहीं होगा वो पारित नहीं हो पाएगा, सेल्फ एक तरह से फिर उसका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, तो इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगली बात करें तो जो ये सरकार गिराने का एक षड्यंत्र का केस राज्य सरकार की तरफ से 2 विधायकों, कांग्रेस के विधायकों की तरफ से बालूगंज थाना में दर्ज किया गया है, उसमें आज जो चैतन्य शर्मा है, गगरेट के पूर्व विधायक, उनके पिताजी जो पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, राकेश शर्मा, ये पूछताछ के लिए पुलिस के पास आए थे, बालूगंज थाने में ये पेश हुए। आशीष शर्मा को भी बुलाया गया था, वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो चुनाव के बाद आएंगे। और इससे पहले जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उनके जो प्रचार सलाहकार हैं तरुण भंडारी, वो भी पेश हो चुके हैं। उत्तराखंड के भी एक बीजेपी लीडर को भी बुलाया गया था, वो भी पेश हो चुके हैं, और आज जो है वो इनसे पूछताछ हुई है। तो ये भी एक अपडेट है। उसके बाद आगे क्या निकला, क्योंकि कोर्ट में भी इसकी रिपोर्ट जानी है, उसके बाद पता चलेगा कि ये मामला किस तरफ को बढ़ रहा है। एचआरटीसी के पेंशनर्स के भड़कने की बात बिल्कुल
नई नहीं है। जिस दिन इनको सैलरी गई थी 2 तारीख को, हमने आपको उस दिन भी बताया था कि एचआरटीसी के कर्मचारियों को सैलरी चली गई है लेकिन पेंशन नहीं गई है। और पेंशन इसलिए नहीं गई कि सरकार की तरफ से जो एवरी मंथ जो इनको हर महीने वाली जो ग्रांट मिलती है उसमें हर महीने 1 करोड़ का कट लग रहा है। उस कट के कारण जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। कर्मचारियों का जो सैलरी बिल था वो दे दिया, पेंशनरों को या तो सबको देते या फिर किसी को नहीं देते। 24 करोड़ के आसपास का बिल था पेंशन का, वो नहीं दिया जा सका। और इस कारण किसी भी पेंशनर को जो ऑलरेडी ओल्ड पेंशन में थे या नए ऐड हुए ओल्ड पेंशन में, किसी को भी पेंशन अब नहीं मिली है। और दूसरी बात ये कि आज हमीरपुर में पेंशनर एसोसिएशन ने बैठक की है और बैठक करने के बाद सरकार को चेतावनी दी है कि ये जो है वो इनके साथ जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो गलत है। अगर कर्मचारियों को सैलरी दी गई तो पेंशनरों को भी पेंशन मिलनी चाहिए। साथ में उन्होंने जो ज़्यादा एज के साथ जो 5% एक्स्ट्रा पेंशन मिलती है उसको बहाल करने की भी मांग की है। और अगर टाइम से इस बारे में एचआरटीसी ने कदम नहीं उठाया तो उन्होंने कहा कि पेंशनर सड़कों पर उतरेंगे। रिकांगपिओ में एचआरटीसी ड्राइवरों की आज बैठक हुई है और ड्राइवर यूनियन अपना जो ओवर टाइम और बाकी रात्रि भत्ता क्या क्या इनका होता है उसके भुगतान की मांग कर रहा है। हालांकि उनको सैलरी मिल गई है बिल्कुल ठीक टाइम पे, लेकिन जिनको पेंशन नहीं मिली है वो एक मसला है। लेकिन 2 चीज़ें अब इस पूरे मामले में है। पहली बात ये कि पेंशन जो है वो शिफ्ट होने के बाद भी, यानी कि एनपीएस है ओपीएस है, इससे फर्क नहीं पड़ता। पेंशन की गारंटी तभी है जब ट्रेजरी में पैसे हों। अगर ट्रेजरी में पैसे नहीं हैं तो फिर चाहे आपका एनपीएस है चाहे आपका ओपीएस है, एनपीएस तो फिर भी मिल जाएगा खैर, क्योंकि वो उसके लिए एक शेड्यूल्ड बचत पहले से होती है, फिर वो चीज़ें उसमें रहती हैं और वो भुगतान भी थर्ड पार्टी से है तो वो वहाँ से हो जाएगा। लेकिन ओपीएस वाला जो इशू है ये एचआरटीसी के बाद सरकारी सेक्टर में क्या असर दिखाएगा। हम बड़े दिनों से जो 16 फाइनेंस कमीशन में राज्य सरकार की तरफ से रिपोर्ट रखी गई है उसके आंकड़े आपके साथ खबरों के जरिए शेयर कर रहे हैं और उसमें फ्यूचर जो है हिमाचल का वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। और 2 तरह की चीज़ों पर असर पड़ रहा है। एक जो असर है वो डायरेक्टली है पेंशन और सैलरी के खर्चे का, क्योंकि सैलरी और पेंशन, सैलरी में नया पे कमीशन और पेंशन में ओल्ड पेंशन, ये दोनों ऐड होने के बाद राज्य सरकार ने ऑफिशियली रूप से स्वीकार किया है 16 फाइनेंस कमीशन को आंकड़े देते समय कि 59% इंक्रीज जो है वो सैलरी पेंशन में हुआ है इन 2 चीज़ों के कारण। पेंशन में एक फिगर मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुका हूं कि 2030 तक पेंशनरों की संख्या 2,38,000 से ज़्यादा हो जाएगी। उतने कर्मचारी भी नहीं बचेंगे क्योंकि नेगेटिव ट्रेंड है कर्मचारियों में। अगर कर्मचारियों में नेगेटिव ट्रेंड है तो इसका मतलब आप आने वाले दिनों में नए रोजगार में डिक्लाइन देखेंगे। राज्य सरकार ने अपनी गारंटियों में जो इस साल के लिए टारगेट दिया था पिछले वित्त वर्ष के लिए 31 मार्च से पहले के लिए, वो भी पूरा नहीं हुआ। अभी बहाना पिछले साल ये था कि पेपर लीक के कारण मामला स्लो हो गया, लेकिन इस साल अब कोई बहाना है नहीं। लेकिन अगर हम नए रोजगार में आउटसोर्स की भर्तियों को ऐड करेंगे या फिर पैरा वर्कर को ऐड करेंगे तो बात अलग है। लेकिन अभी आप ये तय मानिए कि इन सारे जो खर्चे बढ़े हैं अभी हाल ही के दिनों में, उसमें ना सिर्फ कर्मचारियों का एरियर और डीए जो है उस पर संकट है, बल्कि न्यू एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है। अगर राज्य सरकार ने इसको बचा लिया तो बड़ी कामयाबी सरकार की होगी और इसके लिए कोई बड़ी मदद चाहिए, बड़ा आर्थिक पैकेज चाहिए जिसको हम संभाल सकें। इसीलिए जो आने वाला समय है वो उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है कि सरकार कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन इसमें लेती है। अगली बात करें तो एचपीयू के रिजल्ट की बात कर लेते हैं। देखिए 2 तरह के अपडेट इसमें हैं। पहला ये कि बीकॉम फाइनल ईयर का रिजल्ट अभी आया है, 96% रिजल्ट रहा है और इसमें जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो अभी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा कि टॉपर जो हैं वो 1 2 3 कौन कौन रहे हैं। दूसरी अपडेट ये है कि 10 जुलाई के बजाय अब 15 जुलाई से एमए की परीक्षाएं शुरू होंगी। एचपीयू ने इसमें शेड्यूल थोड़ा चेंज किया है। कल आप विस्तार से दिव्य हिमाचल में इस बारे में खबर देख पाएंगे। सेब ढुलाई को लेकर दरें शिमला में तय हो गई हैं, डीसी ने ये रेट फिक्स किए हैं। इसके बारे में भी, क्योंकि रेट जो हैं वो अलग अलग एरिया के हिसाब से, अलग अलग गाड़ी के हिसाब से अलग अलग हैं, वो भी आप कल दिव्य हिमाचल में अखबार में ही देख पाएंगे कि उसमें क्या जो चेंज है या उसमें क्या चीज़ें देखने को हैं और उसको रेट को आप कंपैरिजन भी उस तरह से कर पाएंगे। अगली बात
नीट के एग्जाम को लेकर है। देखिए पीजी नीट जो है वो तो नए सिरे से शेड्यूल आ गया और वो 11 अगस्त को एग्जाम होगा, 15 अगस्त को कट ऑफ जारी होगी। जहां तक दूसरे नीट की बात है एमबीबीएस को लेकर, तो उसको लेकर 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और ये जो सुनवाई होगी ये तय करेगी कि दोबारा से कहीं परीक्षा दोबारा से ना हो, क्योंकि सीबीआई अपनी इंक्वायरी में उनको क्या मिला, लीकेज किस लेवल की थी, पॉसिबल है कि सुप्रीम कोर्ट उसका इंतजार कर रहा हो। तो नीट को लेकर अपडेट यही है। अब बात करते हैं दागदार टेंडरों की, जिन टेंडरों पर सवाल है। इसमें आज बात करेंगे दो चीजों की। सरकार क्योंकि अभी चुनाव में है, इसलिए हम जो पॉलिटिशियंस हैं, मान लीजिए मुख्यमंत्री हैं, हो सकता है उन तक पूरी जानकारी ना हो। जो संबंधित मंत्री हैं, मान लीजिए, क्योंकि ऊर्जा मंत्री तो खैर खुद सीएम ही हैं, लेकिन कृषि मंत्री चंद्र कुमार जरूर हैं। दो टेंडर पिछले दिनों से चर्चा में हैं, दो आप ये कहिए कि एक हफ्ते से। एक मार्केटिंग बोर्ड का टेंडर, जिसमें जो टेंडर कमेटी है वो रीटेंडर के लिए कहती रही, प्रक्रिया को कैंसिल करने के लिए कहती रही, लेकिन जो उसके चेयरमैन और सेक्रेटरी हैं एग्रीकल्चर के, उन्होंने टेंडर अवार्ड कर दिया फ्लक्चुएशन होने के बावजूद, क्योंकि एक पार्टी का 6.5 करोड़ था, दूसरी का 14 करोड़ था। उसके बावजूद, इतनी फ्लक्चुएशन के बावजूद और लिखने के बावजूद कैंसिल नहीं हुआ, टेंडर अवार्ड हो गया। अब इसमें कुछ नई चीज़ें हुई हैं और अब सरकार के स्तर पर थोड़ी हलचल है सचिवालय में भी, और उस टेंडर को लेकर कोई नया फैसला हो सकता है। दूसरी तरफ बात है बिजली बोर्ड के टेंडर की। आज जो भाजपा नेता हैं सुधीर शर्मा, उन्होंने प्रेस जो वीडियो जारी किया और प्रेस नोट भी जारी किया, बिजली बोर्ड के एक टेंडर पे सवाल उठाया। और उस टेंडर पे सवाल बेसिकली ये था कि 175 करोड़ का बेस प्राइस का टेंडर, रिजर्व प्राइस का टेंडर 245 करोड़ में बिजली बोर्ड दे रहा है, सिंगल टेंडर होने के बावजूद। हालांकि 3 बार एक्सटेंशन दी गई, लेकिन रीटेंडर नहीं किया गया अपनी जो स्पेसिफिकेशन है उनको रिकैलकुलेट करने के बाद। अब दो चीजें इसमें हैं। पिछले कल जो फैसला हुआ वो अगले कल बीजेपी के लीडर्स के पास उसका रिकॉर्ड था, उन्होंने जानकारी भी दी, जो मीडिया को डोजियर जारी किया वो वही निकला जो बिजली बोर्ड का था। तो एक बात यह है कि इतनी जल्दी ये डॉक्यूमेंट सरकार के उससे बाहर कैसे जा रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि जो ऑफिसर हैं उनमें सीनियर ब्यूरोक्रेसी और जूनियर ब्यूरोक्रेसी में एक अलग तरह का अब मिसमैच क्रिएट हो गया है। और दोनों ही जगह ऐसा है कि बिजली बोर्ड का अगर एग्जांपल देखें तो जो सीनियर ब्यूरोक्रेसी है वहां पे चेयरमैन आजकल संजय गुप्ता है, उनको ये लगा कि ये टेंडर करना चाहिए। उन्होंने उस टेंडर को करने के लिए जो सेक्रेटरी फाइनेंस ने ऑब्जेक्शन किया था, उस ऑब्जेक्शन को ओवर रूल करने के लिए 14 कारण भी गिनाए कि वो इस कारणों से हम ओवर रूल कर रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि अपने बिजली बोर्ड में ही जो उनके जूनियर अधिकारी हैं आईएएस के ही, उनको वो समझा नहीं पाए कि वो इस टेंडर में कुछ भी गलत नहीं है। उनको लगा कि इस टेंडर में गड़बड़ी है। मैं इसलिए प्रिज्यूम कर रहा हूं क्योंकि बिजली बोर्ड का जो अपना मिनट्स निकले हैं उसी में यह कहा गया है कि इस बोर्ड की मीटिंग में बिजली बोर्ड के एमडी जो प्रेजेंटली चार्ज है रोहन चंद ठाकुर के पास, अब आप देखिए कि जो बिजली बोर्ड का रेगुलर एमडी है वो है हरिकेश मीना। जब इस टेंडर पे फैसला होना था तो मीना जी 10 दिन की छुट्टी चले गए, हो सकता है उनकी छुट्टियां पहले से हों। चार्ज मिलता है रोहन चंद ठाकुर को, जिनके पास एचआरटीसी है। बहुत ब्राइट अधिकारी हैं, सारी चीज़ों को इमीडिएटली पहचान लेते हैं, एचआरटीसी को भी चला रहे हैं। लेकिन जब उनको ये फाइल दिखी तो उन्होंने टेंडर में जाने के बजाय, बोर्ड की मीटिंग में जाने के बजाय एब्सेंट रहना ठीक समझा और अपनी छुट्टी ले ली। और उस छुट्टी में वो ना एचआरटीसी गए ना ही वो बिजली बोर्ड में गए। तीसरे अधिकारी हैं अरिंदम चौधरी, मंडी में डीसी रहते हुए इनके काम के सभी जो हैं वो तारीफ करते हैं, काम करने में फास्ट भी हैं, बड़ी सारी चीज़ों में प्रैक्टिकल भी हैं, लेकिन वो भी इस बैठक का हिस्सा नहीं बने। और जब ये दोनों अब्सेंट रहे तो बिजली बोर्ड ने, जो उनका बोर्ड था, निदेशक मंडल था, उन्होंने अपने मिनट्स में रिकॉर्ड किया कि ये 2 अधिकारी इस बैठक में नहीं आए और बोर्ड ने इसका सीरियसली व्यू लिया है। मतलब ये कि जूनियर अधिकारियों को पता है कि टेंडर में कुछ ना कुछ फिशी है, लेकिन सीनियर ब्यूरोक्रेसी जो है उसके साथ आगे बढ़ना चाह रही है, बजाय कि वो अपनी फाइल को क्लियर करें कि वो उसमें कोई भी ऐसा मत ना हो जिससे बाद में टेंडर पर सवाल उठे। यही बात मार्केटिंग बोर्ड में भी है। मार्केटिंग बोर्ड में टेंडर कमेटी का चेयरमैन बनाया गया एचएएस अधिकारी हेमिस नेगी को। हेमिस नेगी ट्रांसपोर्ट में अच्छा काम कर चुके हैं, इससे पहले और कई विभागों में परफॉर्म कर चुके हैं। मार्केटिंग बोर्ड में जब उनको कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, 7 मेंबर की कमेटी, टेंडर पर जब उनको लगा कि उन्होंने प्री क्वालिफिकेशन स्टेज पर जिन फर्मों को बाहर कर दिया
उन फर्मों को सेक्रेटरी ने उसमें से एक फर्म को टेंडर दे दिया, और बजाय कि उसको फाइल पे स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट करने के या टेंडर कमेटी में जाके अगेंस्ट ऑर्डर पास करने के, जो एमडी हैं वो गायब हो गए उस कमेटी से, और उसके बाद सेक्रेटरी ने उसमें टेंडर अवार्ड कर दिया। अब 2 बार ऐसा हुआ कि जब अवार्ड लगे टेंडर को करना है उसके बाद भी एमडी छुट्टी चले गए। तो ऐसा कब तक कैसे चलेगा, कब तक चलेगा? और इसमें जो काम है वो जो ब्यूरोक्रेसी सेक्रेटरीट में है, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हैं, चाहे वो सेक्रेटरी पर्सनल हैं, चाहे सेक्रेटरी फाइनेंस हैं, इन अधिकारियों को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि जो आईएएस अधिकारी, एचएएस अधिकारी इस प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, एटलीस्ट वो अपनी जो ड्यूटी है वो करें। अगर उनको नहीं लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है, उसको अपोज करें। अदरवाइज अगर अब्सेंट रहकर बचना है चीज़ों से, तब तो फिर बहुत आसान है। उनके लिए बचना आसान है, अगले के लिए करना आसान है। जो भी उसमें मेलाफाइडी है, इंटेंशन या नहीं है, ये बात अलग है। लेकिन अब 2 तरह की चीज़ें इसमें हैं। एक ये कि अधिकारी इस तरह से क्यों कर रहे हैं, और दूसरा ये कि इस तरह की चीज़ें फिर इमीडिएटली बाहर भी जा रही हैं। राज्य सरकार को इन चीज़ों को संज्ञान में लेना चाहिए। प्रेजेंटली जो अभी चीज़ें चल रही हैं वो वैसे ही ठीक नहीं हैं, और ऐसे में अगर टेंडर में भी इस तरह से विवाद होगा तो जो अधिकारी काम करने वाले हैं, पॉजिटिव माइंडसेट के हैं, इन चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं, वो भी डिमोरलाइज होंगे। अब सरकार क्या संज्ञान लेती है उसका सबको इंतज़ार है, और उनको इस चीज़ को देखना चाहिए। अब बात करते हैं ईडी के रेड की पीछे की कहानी। आप लोगों ने इससे पहले हमने भी सुना कि वहाँ हमीरपुर में जो रेड हुई, इससे पहले वो इनकम टैक्स की थी, जो सोना कारोबारियों पर थी। उसके बाद सेकंड जो इसका आगे चेन बनी वो फिर नादौन के स्टोन क्रशर थे, जिनके एक क्रशर उसमें बहुत फेमस है, इससे पहले भी कई बार चर्चा में रह चुका है। पिछली बरसात में जब इस क्रशर पर कुछ कर्मचारी फंस गए थे, उनको एडमिनिस्ट्रेशन को निकालना पड़ा था, और उसके बाद भी विवाद हुआ था। फिर एक विवाद हुआ जब कांगड़ा के सारे क्रशर बंद कर दिए गए, तो ये क्रशर चलता रहा। और अब जो राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई, और उसके बाद हमीरपुर के इंडिपेंडेंट विधायक आशीष शर्मा पर एलिगेशन लगे, मुख्यमंत्री ने उनको निशाना बनाया क्रशर माफिया बोलकर, और उसके बाद ये जो नादौन वाली रेड है, इसके कई और मतलब हैं। आज 2-3 चीज़ें हमारे सामने आई हैं। पहली बात यह कि इस रेड में सिर्फ इनकम टैक्स नहीं है, ईडी भी इन्वॉल्व है, और दोनों ही एजेंसियों ने जो सारी पूरी इसकी जो कार्रवाई है वो दिल्ली से ओरिजिनेट की, और हरियाणा और पंजाब का स्टाफ जो है इस रेड में शामिल किया, जो अभी नादौन और हमीरपुर में हुई है। हिमाचल में ईडी का दफ्तर है, ईडी का जो स्टेट के हेड हैं वो शिमला में बैठते हैं, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, उनसे कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की गई। हमीरपुर में डीसी हैं, हमीरपुर में एसपी हैं, उनसे कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की गई, उनसे कोई सहयोग नहीं लिया गया। ओवरऑल पूरे मामले में बेसिकली ईडी एक लाइन के पीछे है। यहाँ पर क्रशर का जो पैसा है, जब पिछली बरसात के बाद जो सारा विवाद हुआ था, और ये जो क्रशर का मनी है ये शराब में लगा है या फिर कहीं और फंडिंग में लगा है, ऐसा अंदेशा है इस रेड में। और इसी के लिए एक ट्रांजैक्शन की तलाश ये एजेंसियां कर रही हैं। उनको ये ट्रांजैक्शन मिली नहीं मिली ये बाद में कुछ दिनों में पता चलेगा, क्योंकि सीक्रेसी इसमें इस लेवल की रखी जा रही है। जब देखिए कि हिमाचल में जो विंग है या एम्प्लॉय हैं वो नहीं लिए जा रहे रेड के लिए भी, तो इस सारे मामले में अभी तक चाहे राज्य सरकार का माइनिंग विंग हो, उनसे भी कोई कंसल्ट नहीं किया गया है। ओवरऑल जो सर्च है वो चल रही है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लेकर। इनकम टैक्स इसलिए इन्वॉल्व है कि टैक्स में कितना मनी शो किया गया है, कितना टैक्स भरा गया है, और ईडी जो है वो तलाश कर रही है मनी की ट्रांजैक्शन को, क्योंकि ट्रेल का जो होना ज़रूरी है इस केस में आगे बढ़ने के लिए। तो इसमें अभी थोड़ा टाइम और लगेगा, क्या ये चेन अभी और आगे जाएगी उसको लेकर हमें अभी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। अब बात करते हैं एजुकेशन के जो बड़े फैसले हुए हैं आज उसकी, क्योंकि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ये हिमाचल से बाहर गए थे, आज ही वापस आए। सारे मामलों पर इन्होंने रिव्यू बैठक बुलाई थी, और इन रिव्यू बैठकों में जो चीज़ें आज निकली हैं वो हम आपको एक एक करके अब बता रहे हैं।
और इसमें पहले आपको बताएंगे कि जो भर्तियां हैं वो नए जो सेगमेंट हैं वो क्या क्या निकले हैं। 245 स्पेशल एजुकेटर्स की भर्ती होगी और ये भर्ती जो है कैबिनेट में आगे मामला भेजा जा रहा है पोस्ट क्रिएशन के लिए, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो क्लैरिटी हो गई है फाइनेंस से। लेकिन भर्ती कब करनी है, किस मीडियम से करनी है, क्योंकि अभी एनटीटी टू आउटसोर्स पे कर दिया, तो ये कब करनी है। 245 स्पेशल एजुकेटर्स हैं, इनके साथ 32 ईजीएस हैं, इनको रेगुलर करना है। और एक डीपीई का मामला है लेक्चरर के पदनाम देने को लेकर, वो भी कैबिनेट में लाया जाएगा। प्रिंसिपल प्रमोशन के लिए 157 पोस्टें क्रिएट हो रही हैं, क्योंकि ये भी कोर्ट केस के कारण है, ये भी मामला कैबिनेट में लाने को कहा गया है। डाइट और एससीईआरटी में कुछ रिफॉर्म्स राज्य सरकार करना चाह रही है, ये मामला भी शिक्षा मंत्री ने कैबिनेट में लाने को कहा है। तो ये बातें हो गई जो नई उसको लेकर थी। अब बात करते हैं नई नियुक्तियों की। जेबीटी और टीजीटी की जो नियुक्ति है, जेबीटी है बैच वाइज 1161 और टीजीटी हैं 1027। इनकी नियुक्ति को लेकर आज पोस्टिंग ऑर्डर से पहले फाइल पर डिस्कशन हुई। फाइल पर टीजीटी को लेकर शिक्षा मंत्री ने यह कहा है कि जो स्टेशन लगाए गए हैं वो एनरोलमेंट को हिसाब से लगाए जाएं, ना कि जो डिमांड कहीं से है, डीओ कहीं से है, उनको इग्नोर करते हुए। और ये जो स्टेशन है ये नए सिरे से स्टेशन लगाकर 3 दिन के अंदर फाइल दोबारा शिक्षा मंत्री ने मांगी है, अभी फाइल वापस कर दी है और स्टेशन पर दोबारा से एजुकेशन डिपार्टमेंट को वर्कआउट करने को कहा है। तो आप कहिए कि इस पे अभी टाइम लगेगा। मैंने आपको पहले भी कहा था जब हमने बुलेटिन किया था, जिस दिन जो चुनाव आयोग से इसकी परमिशन आ गई थी कि ये जल्दी नहीं होने वाला। अब इसके साथ कुछ रैशनलाइजेशन, कुछ कंसोलिडेशन ऑफ स्कूल्स की बात चल रही है और ये जो मर्जर होना है स्कूलों का, इसमें विद पोस्ट ट्रांसफर टीचर किए जाएंगे जो मर्जर होगा सिस्टम, और इसीलिए इसके लिए थोड़ा सा भी इंतजार करना होगा। कल आप विस्तार से इस पूरे मामले को दिव्य हिमाचल अखबार में देखेंगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि ये पूरी तरह से किस तरह से इस मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है। प्री नर्सरी टीचर्स की जो अपॉइंटमेंट है उसको लेकर अगले हफ्ते से शुरू करने को कहा है। चिट्ठी एजुकेशन से एलिमेंट्री डायरेक्टरेट को चली गई है और वहां से रिक्विजिशन चली जाएगी अगले हफ्ते जो इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, और उसके बाद ये सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। अच्छी बात यह है कि जो प्रमोशन के मामले हैं, चाहे वो डिप्टी डायरेक्टर वाला 15 को कोर्ट में लगा है, ऐसा शिक्षा मंत्री ने आज कहा, लेकिन बाकी जितना लंबित मामले हैं वो 1 महीने के अंदर करने के निर्देश आज शिक्षा मंत्री ने दिए हैं। ये आज की बैठक के जो फैसले थे उनकी बात है। और एक बात इसमें एक और इंपॉर्टेंट ये है कि जो स्टेट अवार्ड पॉलिसी है वो भी, उसमें कुछ और चीजें आज ऐड कर दी हैं, ड्राफ्ट पे आज डिस्कशन हुई है। और जो फॉरेन विजिट है टीचर्स का उसको भी चेंज किया जा रहा है। एसएमसी को जो 5% एलडीआर कोटा दिया जा रहा है उसके जो भर्ती नियम का ड्राफ्ट है वो भी अगली बार कैबिनेट के लिए तैयार करने के लिए शिक्षा मंत्री ने कहा है। ये एक नई बात इसमें ऐड हो रही है। अब बात करते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट की जगह नई पॉलिसी क्या आएगी। देखिए नई भर्तियां बहुत हो रही है। एक बीच में मामला रह गया जो नई नियुक्तियों को लेकर फाइल उलझी का। राज्य चयन आयोग ने राज्य सरकार को एक रेफरेंस भेजा था कि अगर आपने हमें नई भर्तियां करानी हैं, पिछली कैबिनेट में 20 पोस्ट कोड वापस लिए गए हैं लोक सेवा आयोग से, इनको राज्य चयन आयोग को भेजना है। लेकिन राज्य चयन आयोग को भेज भी देंगे तो एग्जाम वो लेने के लिए अभी तैयार नहीं है, क्योंकि उनके पास एजेंसी ही नहीं है। इसीलिए राज्य चयन आयोग ने सरकार को, कार्मिक विभाग को एक प्रपोजल भेजा था कि या तो आप हमें रीटेंडर की अनुमति दे दें, क्योंकि जो 2 ही एजेंसियां आई थी इसलिए रीटेंडर करना पड़ेगा, या फिर हम जो हैं वो ये एजेंसी जो है जिसके पिछला एग्जाम भी लिया था वो एजेंसी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ये टीसीएस, इसी को ही हम नॉमिनेशन बेस पे ले लेते हैं बिना टेंडर किए तो हमारा काम चल पड़ेगा। लेकिन कार्मिक विभाग ने फाइल पर ऑब्जेक्शन किया कि नॉमिनेशन बेस पे हम अलाउ नहीं करेंगे। उसके बाद मामला भेज दिया गया है फाइनेंस में, और फाइनेंस भी सूनर और लेटर इस पर एग्री नहीं करेगा, ऐसा लग रहा है जिस तरह का इस पर डिस्कशन हो रही है। तो ये मामला उलझा हुआ है। तो प्रेजेंटली अगर सरकार भी उनको, वैसे तो जो पिछली कैबिनेट में 20 पोस्ट कोड का डिसीजन हुआ है वो फाइल ही अभी तक नहीं आई है कैबिनेट से, लेकिन अगर आ भी जाएगी तो राज्य चयन आयोग को भेजने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके पास एजेंसी ही नहीं है। आगे चुनावों से फ्री होकर सरकार जब फ्री हो जाएगी तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इसमें मुख्यमंत्री खुद हस्तक्षेप करेंगे या जो उनका सिस्टम, और फिर जो नई एजेंसी को लेकर सबसे पहले फैसला होना जरूरी है, क्योंकि तभी हम आगे नई जो परीक्षाएं हैं उसकी तरफ को बढ़ सकेंगे। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट की नई पॉलिसी है
उसको लेकर देखिए, इस पॉलिसी को लेकर 2 महीने पहले COS जो कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज हैं उसमें डिस्कशन हुआ था, 1.5 महीना के आसपास अभी टाइम हुआ, और मुख्य सचिव ने इसके बाद कार्मिक विभाग और वित्त विभाग के जो सेक्रेटरी हैं उनको जिम्मेदारी दी थी कि आप बाकी राज्यों का जो फॉर्मेट है उसको स्टडी करें, क्योंकि एक गुजरात फॉर्मेट जो था फिक्स सैलरी वाला वो स्टडी करने को कहा था। वो कार्मिक विभाग ने स्टडी किया तो उसमें कुछ नहीं निकला। उसमें बाद में पता चला कि जैसे हिमाचल सरकार कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी को डिफेंड नहीं कर पाई कोर्ट में, गुजरात सरकार फिक्स सैलरी वाले को डिफेंड नहीं कर पाई है। फिर उसी मीटिंग में एक सुझाव आया कि जो NHM का एक आउटसोर्स वाला जो फॉर्मूला है, आउटसोर्स भी पूरी तरह से वो नहीं है, लेकिन NHM की एक पॉलिसी है कर्मचारी भर्ती करने की जिसमें हिमाचल में भी नियुक्तियां हुई हैं, उसको स्टडी किया जाए, और पड़ोसी राज्य पंजाब हरियाणा क्या कर रहे हैं उसको भी किया जाए। ये रिपोर्ट चली गई है, लेकिन इसके बाद अगली बैठक हुई नहीं है। इस तरफ सरकार ना कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी को डिफेंड कर पाई है, क्योंकि सीनियरिटी वाला अमाउंट भी देना है, पेंशन तो देनी ही पड़ी है। फर्स्ट अपॉइंटमेंट से सीनियरिटी वाले में जो ताज मोहम्मद वाला केस है वो एक डिफरेंट पॉइंट पे हिमाचल हाई कोर्ट में गया है रिव्यू पिटीशन में, और सितंबर में सुनवाई है, ऐसा कार्मिक विभाग से पता चला। तो उसका इंतजार अभी करना होगा, उसके बाद ही नई पॉलिसी को लेकर सरकार आगे बढ़ेगी। लेकिन जिस तरह से एनटीटी की जो भर्ती है प्री नर्सरी की वो आउटसोर्स पे कर दी है, अभी ट्रिब्यूनल सरकार बनाने जा रही है प्रशासनिक ट्रिब्यूनल, उसमें भी आउटसोर्स पर ही स्टाफ लिया जा रहा है। 2 जो उसमें रिकॉर्ड कीपर और जो जजमेंट राइटर हैं, ये 2 पोस्टें जो हैं वो रिटायरी से भरी जाएंगी जो हाई कोर्ट से रिटायर हुए हैं या विभिन्न कोर्ट से, और जो बाकी स्टाफ है वो सारा आउटसोर्स लिया जा रहा है। तो ऐसे में जब आउटसोर्स की भर्तियां हो ही रही हैं तो नई पॉलिसी का सिग्नल क्या यही है या फिर सरकार नए सिरे विचार करेगी, ये मुझे लगता है अगले महीने तक थोड़ी क्लैरिटी होगी। तब तक हमें इसका इंतजार करना होगा, क्योंकि नई भर्तियां तो वैसे भी नहीं हो रही। अभी बैच वाइज वाली जो अपॉइंटमेंट है ये पुराने स्ट्रक्चर जो अभी एग्जिस्टिंग है उसी तरह से होगी। तो ये आज के कुछ प्रमुख मामले हैं जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। आपकी कोई क्वेरी, कोई और बात हो तो आप नए सिरे से उसमें बात कर सकते हैं, इसी कमेंट बॉक्स में इसके बारे में अपडेट करें, ताकि हम आपको उस तरह से फिर अपडेट कर सकें जिस तरह से अपडेशन इसमें रूटीन में चलती है। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।